हेलो, नमस्कार आप सभी को। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसे कि मैंने कल सीएचएसएल डिस्क्रिप्टिव में आपसे डिस्कस किया था कि हम हमारा कैसा एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, और अब क्योंकि दिन बहुत पास आते जा रहे हैं, 18 सितंबर आपके पास आता जा रहा है, 18 सितंबर इज़ कमिंग। तो आपको अब लग कर तैयारी करनी होगी कि बस एनी हाउ अब मैं उन पॉइंट्स को पढूं जिससे मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। जी हाँ दोस्तों, तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस करने वाली हूँ जो आपको हेल्प आउट करेंगे आपका एग्ज़ाम क्रैक करने में। देखिए, अगर मैं एस्से के पॉइंट्स की बात करूं तो वो एक कॉमन पार्ट है कि मतलब आप सोच सकते हैं कि अगर मेरे पास ये एस्से है तो मैं इसमें क्या पॉइंट्स ऐड कर सकता हूं, या ये एस्से है तो मैं इसमें क्या पॉइंट ऐड कर सकती हूं, या ये लेटर्स हैं। इट इज़ ऑल अबाउट माइंड कि आपका वहाँ पर माइंड मेकअप कैसा है, माइंड सेटअप कैसा है। जो भी वर्ड्स आपके सामने आ रहे हैं, आपने अभी तक जितने भी एडिटोरियल्स रीड करे हैं न्यूज़पेपर के, तो वो आपको हेल्प आउट कर रहे होंगे इन राइटिंग द एस्से। इनफैक्ट आप लोग शायद अभी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे कि हमको कैसे एस्से लिखना है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आपको ग्रिड्स में प्रैक्टिस करनी है, तो आपने शायद उसको भी करना शुरू कर दिया होगा। लेकिन यहाँ पर आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टॉपिक्स को लेकर आई हूँ जो आपको हेल्प आउट करेंगे, ताकि आप लास्ट मिनट में एटलीस्ट लास्ट 2-3 डेज में आप अपने पॉइंट्स को एक बार उन टॉपिक से रिलेटेड देख लीजिए, सो दैट कल को अगर जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आपको वो सारे पार्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को, जैसे कि आप इसमें देख भी रहे हैं कि यहाँ पर आज हम एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं, एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं जो भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो हम उन टॉपिक्स को यहाँ पर आज कवर करेंगे जो हमारे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं, मतलब जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए, अगर मैं सी एच एस एल डिस्क्रिप्टिव की बात करूं तो देखिए, क्योंकि एक सी एच एस एल का लेवल है, यहाँ पर आपको ऐसा नहीं सोचना कि बहुत ज़्यादा एक ऐसा टॉपिक आ जाएगा जिसका शायद आपने कभी सोचा भी ना हो। ये एक ऐसे टॉपिक्स, इसमें बहुत नॉर्मल टॉपिक्स आते हैं। इसीलिए ही मैंने आपके सामने पहले कुछ प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स हैं उनको आपके सामने प्रेजेंट करूंगी, सो दैट आप ये देख पाएँ कि हाँ, प्रीवियस ईयर में आपके कौन से टॉपिक्स आए थे। और क्योंकि उनसे आपको एक आइडिया हो जाएगा, आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि अपकमिंग टॉपिक्स जो इस ईयर में आएंगे वो किस तरह के आ सकते हैं। तो हम पहले देख लेते हैं कि बहुत ही बेसिक टॉपिक्स होते हैं और उस लाइफ से रिलेटेड होते हैं, जो कहीं ना कहीं ऐसे पार्ट्स हैं जो हम आए दिन देखते ही हैं। इवन जब हमने स्कूल में एस्से वाला पार्ट किया हुआ है, तो स्कूल में भी हम देखते हैं कि इस तरह के एस्से आ जाते हैं। तो ये एक नॉर्मल लेवल है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल यहाँ नहीं होता है। सीजीएल के एग्जाम में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि करंट टॉपिक्स ज़्यादा आते हैं, लेकिन यहाँ पर वो टॉपिक्स आते हैं जो करंट भी हो सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि करंट नहीं होते, बट ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा, मतलब जिसकी नॉलेज लोगों को होती है। कुछ इस टाइप के टॉपिक्स ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं, एज वी कैन सी इन प्रीवियस ईयर टॉपिक्स। चलिए, तो बढ़ते हैं प्रीवियस ईयर टॉपिक्स की तरफ। और यह हमारा टेलीग्राम सेशन है जहाँ आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं। यस, तो पहले प्रीवियस ईयर टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं कि प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स कौन कौन से हैं। देखिए, प्रीवियस ईयर में अगर मैं बात करूं तो आपके एग्ज़ाम में यहाँ पर मैंने डेट्स भी लिखी हुई हैं, ईयर्स भी लिखे हुए हैं। ये हमारा 2020 में आया हुआ टॉपिक है। अब 2020 एस्से का टॉपिक क्या था वो देख लेते हैं पहले। द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लिविंग इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी। अब अगर देखा जाए तो ये कोई बहुत ऐसा टॉपिक नहीं है जो किसी के लिए न्यू हो। मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहने की जो लाइफ है, उसके जो एडवांटेजेस हैं, उसके जो डिसएडवांटेजेस हैं, वो आपसे पूछे गए हैं। अब देखिए, जिन्होंने भी इस एस्से को अगर कंडक्ट किया होगा, लिखा होगा, तो आप खुद सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं मेट्रोपॉलिटन सिटी की अगर हम बात करें तो हर कोई वहाँ पर रहना चाहता है, उस सिटी में रहना चाहता है, क्योंकि वहाँ पर उसको बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको स्क्रॉल करने के लिए मिलता है, एक्सप्लोर करने के लिए मिलता है, घूमने फिरने के लिए, शॉपिंग के लिए। या आप देखते हैं कि वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा होता है, आप जाकर वहाँ पर जॉब भी लोग कर सकते हैं। बट बिसाइड्स दैट आप क्या देख सकते हैं कि वहाँ पर आपको पॉल्यूशन, जैसे अगर मैं दिल्ली की ही बात करूँ तो दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एज वेल। और यहाँ पर अगर कोई सर्वाइव करना चाहता है, अगर अच्छी लग्जूरियस लाइफ सर्वाइव करना चाहता है, तो आई थिंक जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनमें मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ फैमिली मेम्बर्स दे शुड बी वर्किंग, मतलब कहीं ना कहीं उनकी जॉब होनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ पर अपने माइंड से वहाँ पर लिख सकते हैं कि
ये इसके एडवांटेजेस या फिर इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं। अब जब भी आपके पास इस तरह का पार्ट आ जाता है ना कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, तो यहाँ पर ये अपने आप में एक बहुत अच्छा बेनिफिट है हमारे लिए कि हम लोग क्या करते हैं कि उसके टू साइड्स, टू फेसेस, क्योंकि हर चीज़ का हम जानते हैं कि देयर आर टू फेसेस। एक उसका जो प्रॉपर साइड होता है, मतलब जो उसका पॉजिटिव साइड होता है, और एक उसका जो नेगेटिव साइड होता है। ये हमने हमेशा देखा है दैट एवरी एस्पेक्ट हैज़ टू पॉइंट्स। तो जब वो 2 पॉइंट्स है, 2 फेसेस हैं, उसके 2 फेज हैं, तो हम वहाँ पर क्या देखते हैं कि हम उसके एडवांटेजेस को भी साथ में लिख सकते हैं और उसके डिसएडवांटेजेस को भी। मतलब मैं पहले उसके बारे में बता सकती हूँ कि मुझे क्या अच्छा लगता है, बट कहीं ना कहीं अगर हम उसी को कंपेयर करें किसी एक नॉर्मल सिटी से या किसी ऐसी सिटी से जो मान लीजिए मैं विलेजेस से कंपेयर करूं, तो वहाँ पर डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ जाता है। और ये क्योंकि हमारे मतलब एक ऐसे पार्ट से रिलेटेड है जहाँ पर हम खुद रहते हैं, अपने आसपास बहुत सारी चीज़ों को होता हुआ देखते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी फैमिली से दूर जाकर रह रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमको वहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। एंड अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी में बात की जाए तो आपको पता है कि वहाँ पर आपको एक्सपेंसिव सारे लैंड वगैरह मिलने वाले हैं। जहाँ पर आप अपना घर परचेज करते हैं तो वो एक्सपेंसिव होगा। अगर आप कोई चीज़ लेते हैं तो उसको मेंटेन करना बड़ा एक्सपेंसिव होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो एक्सपेंस से लेकर, उसका एक्सपेंसिवनेस से लेकर, या फिर पॉल्यूशन से लेकर, या फिर लोगों के बिहेवियर से लेकर, या जो लाइफ है इसको लेकर डिसएडवांटेजेस भी लिख सकते हैं। बट जो वहाँ की लग्जूरियस लाइफ है, जो वहाँ का एक एक्सप्लोरेशन है, वहाँ पर आपका करियर है, वहाँ पर आपकी स्कूलिंग है, ऑल दीज आर द गुड फैक्टर्स ऑफ दैट साइड। तो वो आप उनमें एडवांटेजेस में उनको ऐड कर सकते हैं। तो आई होप कि ये ऐसे लिखना, अगर इस तरह का कोई ऐसे आता है तो दिस विल नॉट बी डिफिकल्ट एट ऑल। ये कहीं ना कहीं आप इसमें अपने पॉइंट्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी व्यूज़ को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड यू नो वेल कि आपके पास हिंदी में भी ऑप्शन है एज वेल एज इंग्लिश में भी ऑप्शन है। देखिए, बीइंग एन इंग्लिश टीचर, मैं ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इंग्लिश में मत लिखिए या इंग्लिश में ही लिखिए। मैं सिर्फ इतना कहूँगी आपसे कि आपको जो लैंग्वेज बेस्ट लगती है, जिसमें आप खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसमें आपके पास ऐसे थॉट्स हैं कि अगर मेरे पास कोई भी टॉपिक आ गया एंड मुझे इसकी एक नॉलेज है, थोड़ा सा भी आइडिया है, तो मैं इसे अपने शब्दों में अच्छी अच्छी विकाबलरी, स्पेशली जहाँ पर आप विकाबलरी अच्छी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे शब्दों को अगर आप लिखें तो वो आई थिंक बेटर होगा। क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं आपके एस्से को बहुत अच्छा फ्रेम करता है। आपको बॉडी कंटेंट पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है। इंट्रोडक्शन, हाँ, स्पेशली द इंट्रोडक्शन व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर एस्से, तो आपको एक बहुत अच्छे पॉइंट्स वहाँ पर, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स लेकर आने हैं कि सामने वाले को अपने आप ही इंटरेस्ट आ जाए वहाँ पर पढ़ने में, एंड ईच एंड एवरी वर्ड विल बी रेड। तो ऐसा नहीं है, देखिए वहाँ पर जब वर्ड काउंट की बात आती है तो ग्रिड्स भी आपको इसलिए दिए हैं सो दैट एग्जामिनर भी, जो इन्विजिलेटर होंगे, वो भी आपको कहीं ना कहीं चेक कर सके कि हाँ इसने इतने वर्ड्स में अपना एस्से कंप्लीट किया है। तो वहाँ पर आपको हर चीज़ का मार्क्स मिलने वाला है, वर्ड लिमिट का भी मिलने वाला है, एज वेल एज आपको राइटिंग का भी मिलने वाला है, आपको इन्फॉर्मेशन का भी मिलने वाला है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपने कुछ भी उठाकर लिख दिया, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर कहानियाँ बिल्कुल नहीं लिखनी है, आपको फैक्ट्स लिखने हैं। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि जो भी हमारे करंट टॉपिक्स हो या प्रीवियस ईयर टॉपिक्स हो या फिर कोई ऐसे टॉपिक्स हो जो सोशल हो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, तो उनके लिए अभी से अपने पॉइंट्स को, अभी भी अगर आपने नहीं बनाए हैं तो अभी भी ये टाइम है, आप 2 दिन में भी अपने पॉइंट्स बनाकर आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक 2019 में जो आया था, दैट वाज फ्रीडम ऑफ स्पीच इन इंडिया। अब इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच, आजकल जैसे आप न्यूज़ का ट्रेंड देख रहे हैं, देयर आर डिबेट्स डिबेट्स एंड डिबेट्स। आप हर चैनल पे देखते हैं डिबेट्स हो रही हैं, या आप ऐसे भी लोगों को देखते हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने भी कोई बयान दे दिया, फिर उसके ऊपर कोई टिप्पणी हो गई, फिर किसी और ने कोई बयान, मतलब ये सारी चीज़ें ना एक बहुत ही डिबेटिक टॉपिक बन गई हैं आजकल। तो फ्रीडम टू स्पीच या फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ तक वैलिड है, या कहाँ तक आप बोल सकते हैं, और उसके लिए कितना परमिजेबल है। क्योंकि देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें तो ठीक है, आप कुछ भी जो भी आप चाहें आप बोल सकते हैं, बट उससे किसी की फीलिंग्स हर्ट ना हो, किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, या पब्लिकली अगर उसको बोलते हैं तो आप ये सोच समझ कर बोलिए कि आपके चक्कर में कोई दूसरा ना फंस जाए, एज वी हैव सीन द करंट सिनेरियो एज वेल। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको रिलेट करनी है। हो सकता है कि आप वहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स भी दे सकते हो उनका, बट दैट विल बी द करेक्ट इन्फॉर्मेशन, दैट शुड बी द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। वो बिल्कुल सही
तर्कपूर्ण आपका इंफॉर्मेशन, आपकी जो आप इन्फॉर्म करने वाले हैं वो होना चाहिए। मतलब आप जो लिखेंगे वो फैक्चुअल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने कुछ भी इधर से सुना उधर से सुना और लिख दिया, लाइक वी डू ऑन फेसबुक, कि कुछ भी शेयर कर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जो पता हो, जो उसके बारे में करेक्ट नॉलेज हो, बिल्कुल हाँ लिखा हुआ कि ये सत्य है, वही सत्य वचन आप वहाँ पर लिखिए। ऐसा ना हो कि आप कुछ भी लिख दें। तो अगर कोई भी इस तरह का टॉपिक आ जाता है, ये थोड़ा हॉट टॉपिक बन जाता है, तो इसमें आपको ये समझने वाली ज़रूरत है कि हम इसमें ऐसा क्या बोलें जो सारी चीज़ें ठीक रहें, कुछ भी गलत हम ना लिखें ना बोलें, लेकिन जो लिखें वो समझदारी से लिखें, सही लिखें और अपने पॉइंट्स को इस तरह से वहाँ पर एक्सप्रेस करें कि हम कम शब्दों में ज़्यादा बातें अपनी एक्सप्रेस कर सकें, अधिक से अधिक जानकारी हम दे सकें। अब ये 2019, अब देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच की जब हम बात करें तो स्पीच में ना जैसे कोई भी अगर हम बात बोल देते हैं, आप मान लीजिए किसी का अगर एग्जाम्पल ले रहे हैं तो ठीक है, आप एग्जाम्पल लीजिए। और ये थोड़ा सा अगर देखूँ तो मैं करंट से रिलेटेड टॉपिक ज़्यादा है, तो आप करंट वाले जितने भी सिनेरियो हैं, मैंने आपसे जैसे पहले भी बोला है, आप न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स रीड कीजिए। इफ़ यू वांट टू गो इन हिंदी तो आप हिंदी के न्यूज़पेपर को, और ऐसा नहीं है कि अगर आपने हिंदी में न्यूज़पेपर पढ़े हैं तो आप उसको इंग्लिश में नहीं लिख सकते। कन्वर्जन किसी भी हिंदी ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश ये आपके हाथ में है, बट पॉइंट्स को एक्यूरेट मैनर में लिखना, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को लिखना, ये बेहद ज़रूरी है। तो इसलिए इन चीज़ों का भी आप प्रॉपरली ध्यान रखें। नेक्स्ट थिंग, अब देखिए ये जो 2018 में आया हुआ टॉपिक है, अब 2018 का टॉपिक हम देखते हैं। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है, आई थिंक ये अभी नहीं, वर्ल्ड आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड है। इनफैक्ट ये एक ऐसा टॉपिक है जो अभी हमने नहीं देखा, ये कोई न्यू नहीं है, बट ये काफ़ी साल पुराना टॉपिक है जिसे हम कितनी बार देख चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि आज ही हमने देखा हो। अगर हम दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली में यू नो वेल कि पॉल्यूशन की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है। इनफैक्ट नॉट ओनली इन दिल्ली बट ऑल्सो इन अदर सिटीज़, बहुत सारी सिटीज़ हैं, इनफैक्ट एंड द इंटायर इंडिया। तो अगर आप सब जगह की बात करें तो वहाँ पर पोल्यूशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, कहीं पर कम है, कहीं पर अधिक है। क्या उसे ओवरकम करने के लिए किया जा सकता है, उसके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। पोल्यूशन एक ऐसा टॉपिक होता है जहाँ पर आप भर भर के लिख सकते हैं। देखिए ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसमें थोड़ा बहुत अगर आपको एनवायरमेंटल स्टडीज़ आपने पढ़ा है, जो कि आपने स्कूल में ऑलरेडी पढ़ा है, तो वहाँ से भी आपको इसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। नाउ अ डेज़ आप न्यूज़पेपर में बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। इनफैक्ट आफ्टर कोविड, जब आप कोविड की बात करते हैं, सब जहाँ पर मास्क लगाकर घूम रहे हैं, वहाँ मास्क लगाना पोल्यूशन में कितना आपको बचाव देता है, कितना आपको नुकसान देता है, ये सारी चीज़ें, ये आई थिंक कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम बहुत कुछ लिख सकते हैं कि पोल्यूशन का मतलब क्या होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पोल्यूशन इज देयर, या फिर what are the harmful effects of pollution, what causes pollution, pollution को कौन कॉज करता है, ऑब्वियसली मैन मेड एक्टिविटीज़ या फिर मशीनरी। तो ये सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं आज ह्यूमन एक मशीन की तरफ डिपेंड होता जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी किसको इफेक्ट करती हैं, ये इन्फ्लुएंस करती हैं, इंस्टिगेट करती हैं इनफैक्ट पॉल्यूटेंट्स को, जो पोल्यूशन को अकर करते हैं। ऑल्सो अगर पोल्यूशन की बात करें तो पोल्यूशन से बहुत सारे डिजीज़ हैं जिनको लोग फेस कर रहे हैं, बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। तो इसके बारे में अगर हम देखें तो पोल्यूशन एक बहुत ही नेगेटिविटी को लेकर आता है पूरे एनवायरनमेंट पे। तो ये कहीं ना कहीं एक एनवायरनमेंट के लिए आप कह सकते हैं कि एक एक्लिप्स की तरह है, ग्रहण की तरह है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप भर भर के जितनी बुराइयाँ हो सकती हैं इस टॉपिक की आप कर सकते हैं। वेल ये तो एक मजाक की बात थी, बट आप कुछ ऐसी चीज़ें इसमें ऐसे फैक्ट्स लिख सकते हैं जिनसे आपने देखा हो कि हाँ पॉल्यूशन ने ये चीज़ें गलत करी हैं, पॉल्यूशन की वजह से ही हमारी रिवर्स हैं जो ख़राब होती जा रही हैं, या उनकी वजह से वहाँ पर कौन सी मैनमेड एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो अकर हो रही हैं जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन हो रहा है, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है, द नंबर ऑफ व्हीकल्स आर इंक्रीजिंग, और उसको ओवरकम कैसे किया जा रहा है। देखिए आप पोल्यूशन के बारे में जो गलत सारी चीज़ें लिख देंगे कि पोल्यूशन ने ये किया वो किया एटसेट्रा एटसेट्रा, बट उसको ओवरकम करने के लिए क्या किया जा रहा है, जो हमारी गवर्नमेंट कर रही है,
एंड वी द पीपल आर डूइंग फॉर इट। हम लोग उसके लिए क्या कर रहे हैं, पर्सनली हमको क्या करना चाहिए। हम लोगों को गार्डन्स चाहिए, हम लोगों को ट्रीज चाहिए, हम लोगों को प्लांट्स चाहिए, वी शुड प्लांट ट्रीज। और हम लोगों को गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, वाटर पोल्यूशन नहीं फैलाना चाहिए। एंड देर आर मेनी फैक्ट्स, बहुत सारे फैक्ट्स हैं। आई थिंक ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर मैं शायद इतने पॉइंट्स ना बता पाऊँ जितने पॉइंट्स आपके माइंड में अब शायद इस टॉपिक को देखते ही आ गए होंगे कि इसमें ये लिखा जा सकता है। एंड यू नो व्हाट, पोल्यूशन एक ऐसा टॉपिक है जो कभी सिर्फ एक साल में नहीं आया। ये टॉपिक बार बार CHSL डिस्क्रिप्टिव में पहले भी पूछा गया है। और यहाँ पर देखिए पूछा क्या गया है, क्या पोल्यूशन कंट्रोल इज द ओनली सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर पॉल्यूशन कंट्रोल से पूछा गया, यहाँ पर पॉल्यूशन के बारे में नहीं पूछा गया। इस टॉपिक में क्या पूछा गया, पॉल्यूशन कंट्रोल, मतलब क्या पॉल्यूशन को कंट्रोल करना सफिशिएंट है। अब पॉल्यूशन को कंट्रोल करना, अच्छा पहले तो आप ये सोचिए कि पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे किया जाए। सरकार और लोग दिन रात लगे हुए हैं, लेकिन सरकार के लगने से कुछ नहीं होगा, हम लोगों को भी उतने ही एफर्ट्स करने होंगे। लेकिन क्या सिर्फ पॉल्यूशन को ओवरकम करने से, उसको कंट्रोल करने से सब ठीक हो जाएगा। पहले से ही पॉल्यूशन इतना कुछ बेकार कर चुका है, उसको भी तो ठीक करना होगा। इट मीन्स सिर्फ और सिर्फ पॉल्यूशन को कंट्रोल करना ठीक नहीं है। बट यू कैन से दिस इज अ डिबेटिक पॉइंट। तो ये एक डिबेटिक पॉइंट है, और ये एक डिबेटिक पॉइंट जब भी होता है तो उसका जो एक आप कह सकते हैं उसका एक फेज होता है जो अगेंस्ट में है, एक फेज है जो फेवर में है। तो नाउ इट इज़ अप टू यू कि आप उसके अगेंस्ट में रहना चाहते हैं या उसके फेवर में रहना चाहते हैं। अब अगेंस्ट में रहना चाहते हैं या फेवर में रहना चाहते हैं, तब भी आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। देखिए या तो आप सिर्फ अगेंस्ट में रहिए या आप सिर्फ फेवर में रहिए, दोनों को मिक्सअप कर देंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती है। व्हाट यू कैन डू, आप अगर सिर्फ अगेंस्ट में हैं तो आप उसके जो पॉइंट्स है वो अगेंस्ट में ही सारे लिखिए। लास्ट में आप ऐड कर सकते हैं हाँ ऐसा भी हो सकता है या ये भी किया जा सकता है, तो वो थोड़ा सा कम वे में। लेकिन ऐसा ना हो कि आधा तो आपने अगेंस्ट में लिख दिया पर आधे में आप फेवर में आ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको हमेशा उस पॉइंट्स को, अपने जो भी पॉइंट्स आप लिखते हैं आपके पास उसको प्रूव करने के लिए प्रूफ्स होने चाहिए, मतलब कुछ एग्जाम्पल्स होने चाहिए, जिससे कुछ इलस्ट्रेशंस ऐसे होने चाहिए जो वहाँ पर इलस्ट्रेट कर सके साफ साफ कि आपने हाँ इस चीज़ को आपने शो किया है या ये आपका फैक्ट करेक्ट है। तो आप अपने फैक्ट्स को प्रूव कर पाओ। ऐसे कुछ प्रूफ के साथ आप अपने एग्जाम में अपनी राइटिंग को एक्सप्रेसिव बना सकते हैं। एंड आई एम अगेन टेलिंग यू कि वहाँ चॉइस है हिंदी एंड इंग्लिश की, तो इट इज़ अप टू यू कि आप अपने आप को कौन सी भाषा में सबसे ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अभी भी टाइम है दोस्तों, ये कुछ टॉपिक्स आपको सिर्फ क्या करना है, बैठकर आज पॉइंट्स बनाने हैं और ये देखना है कि हाँ ये मुझे अगर मिल गया वहाँ पर तो मैं इसमें इस तरह के पॉइंट्स लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ। और उसी से रिलेटेड आप वोकैबुलरी भी देखिए, हर टॉपिक को आप अपने माइंड में लेकर आइए कि हाँ इसमें ये लिखा जा सकता है। इट मीन्स वहाँ पर कहीं ना कहीं आपके माइंड में वो सारी चीज़ें, आपको एक से एक अच्छी वोकैबुलरी है जो यूज़ करनी है। नाउ द नेक्स्ट वन, अब देखिए ये टॉपिक था 2017 का, ये जो हमने पढ़ा था ये अभी 2018 में आया था। अब 2017 पे आ जाते हैं। देखिए ओल्ड एज एंड सोशल सिक्योरिटी। ओल्ड एज आप जानते हैं, देखिए सबके घर में आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखा है। आई थिंक हम लोगों की जनरेशन ने तो अब तक देखा ही है कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स को भी देखा है। इनफैक्ट हम ये भी जानते हैं कि वो लोग जब हमारे साथ रहते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है। और घर में अगर बड़े हैं ना तो बड़ों के रहने से घर में एक अलग ही रौनक बनी होती है। उनका साथ, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ जब होता है ना तो वो एक अलग ही लाइफ होती है, एक अलग ही बात होती है। और यही हमारी इंडिया की संस्कृति भी है जो वहाँ पर शो करता है। लेकिन हमने ऐसे भी कुछ लोग देखे हैं जो ओल्ड एज होते ही अपने घर से उनको सेपरेट कर दिया जाता है या वह खुद सेपरेट हो जाते हैं। जो भी रीजंस होते हैं, देखिए वो एक अलग रीज़न है, उनके अपने फैमिली मैटर्स हैं या जो भी हैं, आई कैन नॉट से एनी वर्ड फॉर दैट। लेकिन वो चीज़ क्या है कि सोशल सिक्योरिटी और ओल्ड एज, इनको कैसे आप कवर कर सकते हैं, मतलब क्या ये करना सही है या क्या इसके लिए ओवरकम किया जा सकता है, क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है, और ओल्ड एज में कैसे सिक्योरिटी को मेंटेन करें। आपको अभी से अपनी लाइफ के बारे में सोचना चाहिए इफ़ यू आर ग्रोइंग ओल्ड, कि ओल्ड एज में जब आप आ जाएंगे तो हम अभी से उसके लिए सोच सकते हैं कि
हम लोग अपने आप को किस तरह से मेंटेन करके रखें फाइनेंशियली एज वेल एज फिजिकली, सो दैट हमें किसी पर भी डिपेंड ना होना पड़े। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़े से इमोशंस भी आ जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक इमोशनल टॉपिक भी आप कह सकते हैं। बट ये एक ऐसा टॉपिक है, आई डोंट फील कि इसमें कोई भी पर्सन ऐसा होगा इनफैक्ट इन आर ग्रुप एज ग्रुप कि जो इसको ना लिख सके, क्योंकि क्या होता है ना कि ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं हमने अपनी फैमिली में लोगों को देखा है, और जब फैमिली में लोगों को देखा है, रहते हुए देखा है, उनको आई थिंक कभी ना कभी लड़ते झगड़ते भी देखा है, उनको प्यार से रहते हुए भी देखा है, और वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमको बहुत ज़्यादा यहाँ पर हेल्प आउट करती हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है अगैन जिस पे अगर हम वर्ड्स को निकालने बैठें, तो अगर आप बिना कुछ पढ़े पहले से अभी लिखना शुरू कर दो, तो शायद इसमें काफ़ी वर्ड्स हैं जो आप ऐड कर सकते हैं, काफ़ी वर्ड्स हैं जो आप लिख सकते हैं, खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद एक और आया था, अब आपने अगर थोड़ा सा सोचा हो कि 2016 के टाइम पर एक स्कीम आई थी जो मोदी जी के द्वारा शुरू की गई, दैट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये एक बहुत अच्छा टॉपिक था, और ये भी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें शायद लोग बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। अब एक डॉटर की अगर बात की जाए, एक बेटी की मतलब एक लड़की की बात की जाए ऑफ कोर्स, तो अगर लड़की की बात की जा रही है तो आप जानते हैं कि लड़की की सेफ्टी होना भी ज़रूरी है। अगर लड़की घर से निकलती है काम करने के लिए, तो क्योंकि वो अपना करियर बनाना चाहती है, उसने भी अपनी पढ़ाई की है, तो वो भी पढ़ के अपना करियर बनाना चाहती है, पढ़ना चाहती है। आज भी हम ऐसे बहुत सारे विलेजेस, बहुत सारी स्टेट्स, बहुत सारी सिटीज़ ऐसी देखते हैं जहाँ डॉटर्स की एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया जाता, सिर्फ ये सोचा जाता है कि उसको आगे सिर्फ मैरिज करनी है। तो वो सारी चीज़ें अभी भी हमको इराडिकेट करने की रिक्वायरमेंट है, बट कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होती, सब बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। आज अगर हम देखें तो लड़कियाँ हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी अच्छा है। बट और अगर आप इस तरह के कुछ टॉपिक देखते हैं ना, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट है, अब जैसे यही एक स्कीम आई थी, तो ये एक ऐसी स्कीम है जिसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लिख सकते हैं। तो आई डोंट थिंक कि ये भी एक ऐसा टॉपिक है। अगर ऑफ कोर्स वो लड़कियां हैं तो लड़कियां तो इसके बारे में एक्सप्लोर कर ही सकती हैं, लड़के भी इसके बारे में एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओब्वियसली गर्ल किसके घर में नहीं होती, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक लेडी, एक फीमेल किसी के घर में ना हो। और अगर ऐसा है या नहीं भी है, तो आपके एनवायरनमेंट में देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स, वहाँ पर आप बहुत सारे एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। इनफैक्ट आज के टाइम में आपके पास एक्ट्रेस हैं, आपके पास ओलंपिक विनर्स हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने झंडे गाड़े हैं हर फील्ड में। ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारी फीमेल हैं जिनके एग्जाम्पल्स लेकर आप वहाँ पर इलस्ट्रेट कर सकते हैं, आप अपने पॉइंट्स को एक्सप्रेसिव बना सकते हैं। इनफैक्ट ये एक ऐसा फिर से थोड़ा सा इमोशनल टॉपिक है, मतलब थोड़ा सा जुड़ा हुआ टॉपिक है, और अगर आप इनको एग्जाम्पल्स के साथ अपने फैक्ट्स को प्रेजेंट करेंगे, तो आई फील कि अगर इस तरह का कोई टॉपिक आता है तो आप उसमें अपना बेटर दे सकते हैं। क्योंकि टॉपिक ऑलरेडी आ चुका है, तो हम अगर इसी से रिलेटेड देखें तो आपका वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन सेफ्टी, ऑल्सो एक और इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसे आज हमने लास्ट ईयर भी देखा कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हमने देखे कि फर्स्ट टाइम कोई भी वुमेन, कोई भी लेडी या कोई भी फीमेल जो आर्मी में गई, या फिर जिसने एयरक्राफ्ट को उड़ाया, जिसने फाइटर क्राफ्ट को उड़ाया, तो इस तरह के भी फाइटर जेट को भी उड़ाया, तो इस तरह के भी एग्जाम्पल्स हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वुमेन एक्सप्लोरिंग एवरी फील्ड नाउ अ डेज, तो वुमेन इन आर्मी या वुमेन एक्सप्लोरिंग एवरी फील्ड ऑफ करियर नाउ अ डेज, तो इस तरह का भी टॉपिक बन सकता है। एक्सप्लोरिंग या फिर प्रूविंग, एक्सप्लोरिंग एवरी फील्ड, या फिर आप कह सकते हैं प्रूविंग हर सेल्फ इन एवरी फील्ड। तो अगर इस तरह का टॉपिक आपके पास आ जाता है, तो आपके पास एक अच्छी नॉलेज होनी ज़रूरी है, एक अच्छे इलस्ट्रेशंस आपको देने ज़रूरी हैं। आप उन एग्जांपल्स को ले सकते हैं, जैसे
गुंजन का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, एंड देर आर मेनी एग्जाम्पल जो आप आर्मी के फील्ड से या जो भी लास्ट टाइम जिन्होंने भी अपना बेस्ट दिया है, आईएएस को क्रैक किया है, या फिर आईएएस में टॉप किया है, या फिर आर्मी को ज्वाइन किया है, या फिर फाइटर जेट को इन्होंने ऑपरेट किया है। तो इस तरह के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं आप उनको पढ़िए, और अगर इस तरह का कोई टॉपिक आ जाता है जो वुमेन से रिलेटेड है तो उसको भी आप वहाँ पर क्रैक कर सकते हैं। दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। तो आई थिंक ये जो टॉपिक्स है ना, इनके भी अगर आप प्रीवियस ईयर के इनके भी अगर आप पॉइंट्स को क्रिएट करेंगे तो दे विल ऑल्सो हेल्प यू आउट, क्योंकि अगर इससे रिलेटेड कोई टॉपिक आ जाता है, हालांकि अगर हम देखें तो इन 4 सालों में कोई भी एक दूसरे से रिलेटेड नहीं था, बट फिर से अगर कुछ इनसे रिलेटेड आ जाता है और वुमेन से रिलेटेड तो स्पेशली, तो वहाँ पर आप अपने आप को साबित कर पाएंगे, आप बेस्ट से बेस्ट अपना कर पाएंगे। तो आई थिंक दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन राइटिंग एस्से एंड लेटर्स। कुछ टॉपिक्स हम लेटर के भी देखते हैं अभी, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए लेटर्स हैं। ठीक है, चलिए तो लेट्स हैव अ लुक ओवर दैट। इसके बाद आ जाते हैं ये लेटर के टॉपिक्स हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर में लेटर्स आए हुए हैं। देखिए लेटर्स में बहुत सारी चीज़ों को बता पाना मुश्किल होता है। लेटर आपके सामने जो भी आ जाए आप सिर्फ उसकी बॉडी ध्यान रखिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो लेटर में आप लिख सकते हैं। लेटर में एग्जैक्टली आपको फैक्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं लिखने होते, बट आपको बताना होता है कि क्या आपके साथ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो वो इस तरह के टॉपिक हैं जो आप लिख सकते हैं अपने आप। किसी को सिस्टर को कॉन्ग्रेचुलेट करना है, किसी ब्रदर को कॉन्ग्रेचुलेट करना है उसकी सक्सेस पे, किसी को वेडिंग के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करना है, किसी को आपको आइडियाज़ देने हैं दैट हाउ कैन दे विजिट दिस प्लेस, और इस तरह की सारी चीज़ें आप उन टॉपिक्स में देख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर में टॉपिक आए हुए हैं, लेट्स हैव अ लुक ओवर दैट। यहाँ पर ये भी आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं जो कि 2020, 2019 और 2018 का टॉपिक है। यू आर महादेव और हेमा, लोकेशन मोहम्मद काजी करीम नगर, है ना। आपका नेम उन्होंने कहा कि आप हेमदेव है कि हेमा है, मतलब अगर आप गर्ल हैं तो ऑब्वियसली आप अपना नेम हेमा रखेंगे, और अगर आप बॉय हैं तो आप अपना नेम हेमदेव रखेंगे। और लोकेशन क्या है, मोहम्मद काजी करीम नगर, पोस्ट ऑफिस हैदरपुर, मुजफ्फरनगर। और मुजफ्फरनगर का लोकेशन आपको दे दिया कि आप यहाँ रहते हैं, आप यहाँ के रेजिडेंट हैं। अब क्या टॉपिक है, राइट अ लेटर टू म्युनिसिपल काउंसिलर। आपको किसको लेटर लिखना है, म्युनिसिपल काउंसिलर, मतलब ये लेटर फॉर्मल लेटर है, ये फॉर्मल लेटर है ऑफ योर एरिया, ड्राइंग हिज अटेंशन टुवर्ड्स द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। अब देखिए यहाँ पर कौन सा टॉपिक आ गया, पॉपुलेशन, मतलब वहाँ पर उन्होंने 2019 में पॉपुलेशन दिया था, सॉरी पॉल्यूशन दिया था, और यहाँ पर उन्होंने पॉपुलेशन दे दिया 2020 में, बट वहाँ पॉल्यूशन से बात आई थी। पॉपुलेशन एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर अगेन आपके पास बहुत सारे हिंट्स होते हैं। जैसे अभी आपने देखा था कि योगी जी ने भी बताया था कि इतने ही पॉपुलेशन इस वक्त तक होनी चाहिए, और पॉपुलेशन से क्या नुकसान क्या फ़ायदे हैं ये आप जानते ही हैं। तो पॉपुलेशन को कैसे ऑफ स्ट्रे डॉग्स, okay, the topic is for stray dogs, population of stray dogs, not for the people, but ये stray dogs का है, in your locality and the problems arising due to it। हाँ, तो ये थोड़ा सा गलती मैंने यहाँ पर क्या की कि मैंने पॉपुलेशन को पढ़ते ही सोच लिया कि लोगों की पॉपुलेशन की बात है, बट ये गलती आप नहीं करना। आपको क्या करना है कि पहले पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ना है कि पॉपुलेशन किसकी बात हो रही है। पॉपुलेशन वैसे पढ़ते ही हमारे माइंड में ना लोगों की पॉपुलेशन आ जाती है, बट उन्होंने साफ साफ लिखा है कि पॉपुलेशन किसका, स्ट्रे डॉग्स का। अब स्ट्रे डॉग्स की वजह से आप देख सकते हैं। अच्छा, अभी थोड़े दिन पहले ही अगर आपने न्यूज़ पे देखा होता तो एक वीडियो था जिसमें डॉग्स की वजह से काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम हुई थी। लाइक किसी डॉग ने किसी बच्चे को काटा जो बुरी तरह से ज़ख्मी है, या अभी फ्यू डेज अगो, अभी थोड़े दिन पहले की ही बात है। तो वहाँ पर एक लेडी थी जो लिफ्ट में डॉग लेकर जा रही है, जिससे सब कह रहे हैं कि नहीं आप इसको हटा लीजिए। तो एक डॉग को अगर कोई पालता है, एक पैट डॉग है, तो उसके डोमेस्टिक है अगर वो, तो क्या होता है कि उनके ना काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो लोग आजकल फॉलो नहीं करते। स्ट्रीट डॉग्स की बात करें तो स्ट्रीट डॉग्स का क्योंकि कुछ हम नहीं कह सकते, बट उन पे भी कंट्रोल कैसे म्युनिसिपल ऑफिसर को लगाना चाहिए वो आपको देखना ज़रूरी है। अब ऑब्वियसली ये म्युनिसिपल ऑफिसर को लगाना लिखा जा रहा है, मतलब यहाँ पर स्ट्रीट डॉग्स की बात हो रही है, तो आपको वहाँ पर भी देखना ज़रूरी है कि हम उनको कैसे वो लोग कंट्रोल कर सकते हैं, सो दैट वो लोगों को हार्म ना करें। उनका भी होना ज़रूरी है, और क्योंकि वो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो उसकी तरफ लुकआउट करना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है ना कि
उनको उनको लुक ओवर करना इसलिए ज़रूरी भी है क्योंकि अगर आप देखोगे कि अगर उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जाती है, हम लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं या हम अपने बच्चों को कहीं पर भी ट्यूशन्स के लिए भेजते हैं, कहीं घूमने वो लोग जाते हैं। चलो बड़े तो फिर भी एक बार को देख लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं मैनेज नहीं कर पाते। इवन जब आप अपने जॉब के लिए बाहर जाते हैं और मान लीजिए कोई ऐसा डेजर्टेड एरिया है जहाँ कोई और नहीं है, बट वहाँ डॉग है, तो वहाँ पर अगर वो आप पर अटैक करता है तो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू ऑल। तो इसलिए क्या होता है कि ये सारी चीज़ें, इनफैक्ट दिस इज़ डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस, तो ये चीज़ों को भी कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस तरह के आर्टिकल हम आए दिन न्यूज़पेपर में देखते हैं, तो हम वहाँ से भी उसके इलस्ट्रेशंस को ले सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट, यू आर सुरेश, हाउस नंबर 323। अब ये आपका आया था 2019 में। तो यू आर सुरेश, आप सुरेश हैं, हाउस नंबर आपका ये है 323, देवनगर दिल्ली में आप रहते हैं। अ ट्राइबल एक्टिविस्ट लिविंग इन दिल्ली, एक ट्राइबल एक्टिविस्ट है जो कि दिल्ली में रह रहा है। राइट अ लेटर टू डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, दैट इज एसडीएम और कलेक्टर बास्टर, छत्तीसगढ़, फॉर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द ट्राइबल कम्युनिटी। ये थोड़ा सा देखिए एक टॉपिक ऐसा हो जाता है जहाँ पर आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इसके बारे में लिख पाएंगे, क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में अगर आप खुद जानते हैं तो इन पॉइंट्स को आप थोड़ा सा लिख सकते हैं। अदरवाइज दिस विल बी डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि या फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि अगर हमको इनके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, फिर भी हम थोड़े से पॉइंट्स ने यहाँ पर क्रैक कर सकते हैं कि भाई ट्राइबल पीपल हैं तो उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, लोग उनको बिल्कुल जेनोफोबिया लोगों को ना हो जाए उनसे, या फिर लोग उनको कहीं ना कहीं एलियन की तरह ट्रीट ना करें, या फिर लोग उनको अपने साथ घुल मिलने में उनके साथ प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उनसे बचना, उनके साथ मिलना, तो ये सारी चीज़ें, सारी प्रॉब्लम्स उनको क्या फेस करनी पड़ती हैं, उससे रिलेटेड एक टॉपिक है। नाउ यू आर शिवानी और शिव, आपका नाम शिवानी और शिव है, आप प्रेसिडेंट हैं ऑफ CGO कॉम्प्लेक्स लोधी रोड 110003। राइट अ लेटर टू योर, अब देखिए ये जो है ना, ये आपको इसलिए दे रखा हुआ है ताकि आप एड्रेस वगैरह आप लिख सकें, जो आपको एड्रेस लिखना होता है ना फॉर्मल लेटर में हमेशा, तो उसके लिए ये आपको गिवन है। राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर, अब ये एक इनफॉर्मल लेटर है, ये ऊपर वाले दोनों फॉर्मल आए हैं, जबकि 2018 में आया हुआ जो लेटर है दैट इज इनफॉर्मल, तो ये आपका इनफॉर्मल लेटर है। योर शिवानी, और आप अपने किसी को लिटिल सिस्टर, सॉरी ब्रदर को, नमन को आप लेटर लिख रहे हैं जो कि यंगर ब्रदर है। एस्पायरिंग हिम, अपराइजिंग हिम फॉर ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ सेल फोन्स, मतलब आप उनको अवेयर कर रहे हैं, एक तरह से अवेयर कर रहे हैं, किसके लिए अवेयर कर रहे हैं, जो कि हार्मफुल इफेक्ट्स है एक्सेसिव यूज़ ऑफ सेल फोन्स। ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है। अब सेल फोन्स के आजकल कौन एडिक्टेड नहीं है, और सेल फोन का एक्सेसिव यूज़ करना, अब ये वाला अगर आप टाइम देखेंगे ना तो 2018 का, क्योंकि ये लेटर है, तो 2018 में अगर आपने थोड़ा सा सोचा हो तो अभी 2-3 गेम के बारे में बात हुई थी, जैसे आई थिंक एक ब्लू वेल टाइप का गेम आया था जिसकी वजह से लोग अपने आप को ही हार्म कर रहे थे, हार्म पहुँचा रहे थे। उसके अलावा अगर हम देखें तो पबजी एक गेम था जो बैन भी कर दिया गया कुछ टाइम बाद, जिसकी वजह से जो बच्चे थे, इनफैक्ट इस एज के बॉयज़ थे, वो अपने आप को बिल्कुल उन्होंने उसमें समर्पित सा कर दिया था उस गेम को खेलने में। और ये 2-3 साल ऐसे रहे जिसमें उन्होंने बहुत उस गेम को जब खेला तो बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि उन्होंने अपने आप को नुकसान पहुँचाया है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर आप बहुत सारे पॉइंट्स है जो क्रैक कर सकते हैं। और एक्सेसिव यूज़ ऑफ सेल फोन्स उनको उनका टाइम भी वेस्ट कराता है, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि देखिए अगर आप 2020 की बात करें, 20 के बाद की बात करें, तो क्योंकि उस वक्त पर ऑनलाइन क्लासेस चलने लगी है, अभी ये ऑनलाइन क्लासेस वाला सिनेरियो आ गया, तो वहाँ पर बच्चों ने भी फ़ोन को यूज़ किया जस्ट बिकॉज ऑफ देयर क्लासेस एंड ऑल। वो कहीं ना कहीं यूज़फुल भी है, लेकिन वहीं वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी को भी लेकर आया। एक क्योंकि अब बच्चों ने क्या करा ना, एवरीथिंग हैज़ अ यूज़ और मिस यूज़ ओवर इट, और ये एक ह्यूमन नेचर है कि हम यूज़ कम करते हैं, उसको मिस यूज़ ज़्यादा करते हैं। तो वो सारी चीज़ें बच्चों ने भी क्या करा ना, फिर उसे गेम खेलना, यूट्यूब चलाना, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखना, somehow they are wasting their times too। तो ये सारी चीज़ों को आप वहाँ पर पॉइंट्स में अपने इलेबोरेट कर सकते हैं, एंड दिस विल डेफिनेटली मेक योर एस्से और लेटर एक्सप्रेसिव। इनफैक्ट ये एक ऐसा लेटर है जहाँ पर आप एस्से की तरह इसको लिख सकते हैं, मतलब लेटर में आप अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट कीप इन योर माइंड दैट देयर इज़ अ वर्ड लिमिट टू। तो आपके वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों इस बात का आपको खास ध्यान रखना होगा कि ऐसा ना हो कि ये टॉपिक मिल गया तो आप बड़े मजे में लिखते चले जाओ।
नो, फैक्ट्स लिख कीजिए बस, सिर्फ सारी चीज़ें मत लिखिए उसे उड़ा चढ़ा कर सारी चीज़ें। और वैसे भी ज्ञान देने में ना हम लोग परफेक्ट होते हैं, जब अपने छोटे भाई बहनों की बात आती है ना तो हमें भर भर के उसे बातें उसको समझा सकते हैं। तो वही सारी अपनी जो आपकी एक हुनर है आपके अंदर उसको यहाँ पर एक्सप्रेस कीजिए, बट इन अ राइट डायरेक्शन। आपको वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना है, जितने शब्द आप लिखो उसमें कोई नॉलेज होनी चाहिए जो सामने वाले को एनकरेज कर सके कि अब वो इस सेल फोन में ज़्यादा नहीं लगेगा। तो आपको इस चीज़ को बोलना है, उसको डांटना नहीं है, आपको उसको समझाना है। तो दैट शुड बी द कंटेंट ऑफ योर लेटर। आपके लेटर का कंटेंट वैसा ही होना चाहिए जो कम शब्दों में आप अपनी सही बात उसको समझा सको। और वही चीज़ों को आपको यूज़ करना है कि ठीक है आप फ़ोन यूज़ करिए लेकिन साथ में अपने करियर को मत भूलिए, आप उन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप इतने मत उसमें प्रॉपरली उसमें अटेंटिव हो जाइए कि बाकी सबकी अवेयरनेस आप छोड़ दो, इससे बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। तो वहाँ उन पॉइंट्स को लेकर आप कहीं ना कहीं उनको घुमा सकते हैं, फिरा सकते हैं और अपने पॉइंट्स को एक्सप्रेस करके अपना लेटर सबसे अच्छा बना सकते हैं। वेल ये तो हमारे टॉपिक हो गए जो हमने प्रीवियस ईयर के टॉपिक को डिस्कस किया। अब हम कुछ ऐसे टॉपिक्स को देखते हैं जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं। अब देखिए एक्सपेक्टेड टॉपिक्स में मैंने लेटर के टॉपिक्स ना लेकर सिर्फ एसए के टॉपिक्स लिए हैं। रीज़न बीइंग कि लेटर के एक बिल्कुल सोशल मैनर में फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों आ सकते हैं। फॉर्मल भी आते हैं तो जितना भी आपको प्रॉब्लम, जैसे मान लीजिए बारिश की वजह से प्रॉब्लम हो रही है कि पानी भर जाता है, या फिर न्यूज़ की वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है, या फिर जो लोग मॉडर्न सोसाइटी के नाम पर कुछ गलत उसका इस्तेमाल करने लगे हैं उनसे क्या प्रॉब्लम हो रही है, पब्लिकली अगर कोई इलीगल एक्टिविटी की जा रही है तो उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है। ये फॉर्मल की बात हो गई। और अगर इनफॉर्मल की बात करें तो इनफॉर्मल में तो आपने किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना है, तो कभी किसी को कुछ समझाना है, कभी किसी को एग्ज़ाम के लिए इंस्पायर करना है, कभी किसी को कोविड में डिप्रेस होने से बचाना है। कोई भी पर्सन डिप्रेशन में ना चला जाए कोविड की वजह से या किसी भी वजह से, उससे बचाना है। आजकल जैसा कि हम देख रहे हैं जैसे कुछ यूथ सुसाइड कर लेते हैं तो कुछ यूथ कम एज में ही उनकी डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली। तो वो सारी चीज़ों को भी आपको समझाना है उनको कि आप अपनी हेल्थ का एज वेल एज अपनी मेंटली फिजिकली दोनों हेल्थ का आपको ध्यान रखना चाहिए, सो दैट और किसी भी चीज़ का इतना प्रेशर मत लीजिए कि आपको कहीं ना कहीं उससे प्रॉब्लम हो जाए। तो आजकल क्योंकि लाइफ में सबको लाइफ बहुत ज़्यादा प्यारी है, इनफैक्ट हम लोगों के जो पेरेंट्स हैं उनको हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा प्यारी है। तो उन सारी चीज़ों का हमको ध्यान रखना है कि हम कुछ भी गलत ना कर बैठें। आजकल यूथ क्या करता है ना, वो थोड़ा सा अगर देखें तो अपनी लाइफ में पर्सनली इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि वो अपनी प्रोफेशनली इनफैक्ट सारी चीज़ों को छोड़ देता है। तो उन सारी चीज़ों को भी आपको समझाना है। तो इस तरह के लेटर्स भी हैं जो इनफॉर्मल लेटर्स आपको मिल सकते हैं, तो आपको उससे के लिए पहले से प्रिपेयर रहना है। बट अभी हम यहाँ पर कुछ एसए के टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं कि एसए में क्या क्या आ सकता है और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो एक्सपेक्टेड हैं जो आपको करने हैं। यस नाउ देखिए ये हमारे पास कुछ एसए के टॉपिक्स हैं। एक मिनट, अच्छा ठीक है, यहाँ पर ये दो टॉपिक और हैं। ये आपका 17 और 16 का लेटर है जो आया हुआ है, ये सीएचएसएल का प्रीवियस ईयर है। ये आपका आया हुआ है 2017 में और ये आपका आया हुआ है 2016 में। ये मैंने जैसे एसए के भी बताए थे ना, ऐसे ही मैंने लेटर्स के भी बताए हैं कि कौन सा आया था। तो इसमें भी देख लेते हैं एक बार। यू आर महिमा और जसप्रीत, रेजिडेंट ऑफ लोधी रोड, न्यू दिल्ली, राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर टिंगू। अब देखिए जो 2017 है उसमें भी इनफॉर्मल आया हुआ है, जबकि 19 एंड 20 में फॉर्मल आया हुआ है और 18 और 17 में आपका इनफॉर्मल आया हुआ है। तो आपने देखा 2-2 साल का हर बार चेंज हो रहा है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, resident of Lodi, write a letter to your younger brother Tinku convincing him that if he has to make a good career, अगर उसको good career बनाना है for himself, he should टेक अवे हिज अटेंशन फ्रॉम अदर डाइवर्जन्स। जैसे कि मैं अभी आपको बता भी रही थी कि अदर डाइवर्जन्स से हटकर एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडीज़ ओनली। और उसको किस पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, स्टडी पे ही कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी था कि इस तरह का टॉपिक आ सकता है। तो ऑब्वियसली इस तरह का टॉपिक ऑलरेडी आ चुका है, तो इट केम इन 2017। तो आपने देखा कि 17 में भी 16 में भी 17 में भी 18 में भी एंड 19 में भी आपका इनफॉर्मल लेटर आया था, जबकि 19 और 20 में आपका इनफॉर्मल आया था, 17-18 में आपका इनफॉर्मल आया है और 19 और 20 में आपका फॉर्मल आया हुआ है। तो ये देखा आपने 2-2 साल का चेंज हुआ होता है। फिर अज्यूमिंग यू आर अमित और अमिता, राइट अ लेटर इन अबाउट 150 वर्ड्स टू योर फ्रेंड
सर्वर, आई थिंक हो सकता है ये कुछ और नाम हो, डिस्क्राइबिंग द डिजिटल इंडिया प्रोग्रामर। अब ये है जो कुछ ना कुछ वहाँ पर करंट न्यूज़ में जो रहा होगा, तो डिजिटल इंडिया प्रोग्रामर के बारे में आया ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये हम देखें तो फॉर्मल और इनफॉर्मल, वैसे तो ये इनफॉर्मल लेटर है, बट यहाँ पर क्योंकि एक स्कीम के बारे में डिस्क्राइब है, तो इस स्कीम के बारे में आपको भी नॉलेज होनी चाहिए, तो उससे रिलेटेड ये ऐसे आया है। तो ये थोड़ा ऐसे थोड़ा सा डिफरेंट है जो 2016 में आया है, बिकॉज दिस इज़ एन इनफॉर्मल लेटर। तो आप इसमें चीज़ों को लिख सकते हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे वाला टॉपिक भी आपका बनता है। वो क्या है कि डिजिटल इंडिया प्रोग्रामर, क्योंकि डिजिटल इंडिया के बारे में भी आपको नॉलेज खुद को भी होनी चाहिए। और आजकल डिजिटाइजेशन के बारे में कौन नहीं जानता, ऐसा हो नहीं सकता, बट फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। और आज भी ऐसे बहुत लोग हैं जो इनके बारे में अवेयर नहीं है। मे बी पॉसिबल आपको उसी को अवेयर करने के लिए भी दे दिया जाए कि राइट द लेटर टू योर मदर या राइट द लेटर टू योर फ्रेंड, की कोई भी साइबर क्राइम से रिलेटेड आपके पास आ सकता है, कि आपके पास सपोज कीजिए आपने कोई साइबर क्राइम फेस किया है, तो आप उसको अवेयर कर रहे हैं कि प्लीज़ आप ये मिस्टेक मत करना। या जैसे आजकल देखें तो वो यूथ को ना टारगेट करके ओल्ड पीपल को टारगेट करते हैं या सीनियर सिटीजन्स को टारगेट करते हैं, तो वो साइबर क्राइम से कैसे बच सकते हैं। या पब्लिक में सपोज आपके साथ कुछ साइबर क्राइम हुआ है और आप किसी को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आप उन चक्कर में मत पड़ना, तो कहीं ना कहीं आप अवेयरनेस के टाइम पर एक लेटर भी आ सकता है इन विच यू आर अवेयरिंग अदर्स फॉर दैट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको माइंड में अपने रखनी है वाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एसे और लेटर्स फॉर योर एग्जाम। चलिए, तो एज आई टोल्ड यू कि हम कुछ एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं। यस, नाउ हियर आर सम एक्सपेक्टेड टॉपिक्स। अब एक्सपेक्टेड टॉपिक ये एस्से के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले आपका जो टॉपिक इस वक्त सबसे ज़्यादा एक हॉट टॉपिक चल रहा है, देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में शायद सभी जने आज बात कर रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा टॉपिक भी है ऑन द अदर हैंड जो इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, और हो सकता है CHSL में यही पूछ लिया जाए। तो ये कोई नई बात या आम बात नहीं है, ये पूछा जा सकता है क्या? आज़ादी का अमृत महोत्सव। ओब्वियसली 75 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं इंडिपेंडेंस को, और ये एक उन्होंने एक आज़ादी का अमृत महोत्सव हम 2021 से हमने सोचा हुआ था मनाने के लिए, और उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम लोगों ने हर घर तिरंगा लगाया, अपनी DPs पे तिरंगा लगाया, जस्ट बिकॉज मोदी जी हैज सेड टू अस। लेकिन ये चीज़ हमने अपने मन से भी की, क्योंकि पैट्रियाटिज्म एक बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है एक हिंदुस्तानी के लिए। हम लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा वी ऑल आर पैट्रियाटिक आई फील। तो हमारे अंदर क्या भावनाएं हैं इस तिरंगे को लेकर, तो वो सारी जो ये हमारी जो वैल्यू है, जो हमारे तिरंगे की वैल्यू है हमारे प्रति, या हमारे जो वैल्यूज़ हैं, हमारे जो विचार हैं अपने तिरंगे के प्रति, या जो हमारा प्राइड है उसके प्रति, तो वो उनके बारे में हम बहुत सारी चीज़ें। आज़ादी का अमृत महोत्सव ये एक ऐसा टॉपिक है जो करंट में आप सब ने ही पढ़ा है, इसके बारे में किसने नहीं पढ़ा होगा। तो इससे रिलेटेड ये टॉपिक है, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जो आप लिख सकते हैं। हर घर तिरंगा, ऑब्वियसली उसी से रिलेटेड एक टॉपिक आ गया। देन आत्मनिर्भर भारत। एक बात और ध्यान रखिए, गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम है जो इस वक्त चली हैं, जैसे आपने अग्निवीर स्कीम के बारे में बात की, या देयर आर वेरियस स्कीम, सभी जो भी आपके रोजगार से रिलेटेड आ रही हैं, रोशनी से रिलेटेड आ रही हैं, तो देयर आर मेनी स्कीम्स, उनके बारे में एक अवेयरनेस आपको होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। जैसे आपने देखा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी एक आंदोलन था जो गवर्नमेंट के द्वारा ही स्टार्ट किया गया। तो इस तरह के जो टैग्स हैं, उनके इस तरह के जो स्लोगन हैं, वो आपके माइंड में हमेशा रहने चाहिए कि उससे रिलेटेड आ जाएगा। अभी आपने देखा कि अग्निपथ अग्निवीर वाला जो एक स्कीम था, ये काफ़ी डिबेटिक पॉइंट है आज के लिए भी। तो ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए कि इनसे रिलेटेड टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए। हो सकता है कि यही आपके एग्जाम में आ जाए। ऑनलाइन एजुकेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया आफ्टर कोविड हमारे पास ऑनलाइन एजुकेशन, मतलब जो वर्क फ्रॉम होम है, वर्क फ्रॉम जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, जैसे कि आप मुझे भी देख पा रहे हैं, या और चीज़ें हैं, इनसे पढ़ने वाले बच्चे वो कहाँ तक सक्सेसफुल हैं, क्या ये आपके लिए बेनिफिशियल है? ऑब्वियसली बेनिफिशियल है। आप घर बैठे क्लासेस ले सकते हैं। लड़कियों को लड़कों को कभी ये नहीं सोचना पड़ता कि हम बाहर जाकर कैसे रहेंगे, दैट विल बी वेरी एक्सपेंसिव, या बाहर जाकर रहेंगे तो हमें कोविड से भी बचना है, आजकल के डिजीज़ से भी बचना है, एक्सपेंसिव से भी बचना है, क्योंकि सबने ही देखा है कि प्रॉपर कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है, लोगों को फेस करनी पड़ी है कितनी डिफ़िकल्टीज़ एट द टाइम ऑफ पेंडेमिक। तो वो सारी चीज़ों को इन द क्राइसिस, तो वो सारी चीज़ें हमें कैसे ओवरकम कर सकते हैं, हम कैसे घर से पढ़कर अपने आप को कामयाब कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें, एंड डेफिनेटली दिस हेल्प यू आउट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इससे रिलेटेड भी टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है।
इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन इकोनॉमी, ये एक बहुत ही हॉट टॉपिक रहा है आजकल, डिबेटेड टॉपिक है कि इकोनॉमी पे कितना फ़र्क पड़ा है। देखिए इकोनॉमी पे जब ये वाला टॉपिक आ जाए ना, इसको आप फैक्ट्स के साथ पढ़िए, क्योंकि हम लोग सिर्फ ये कह दें कि भाई लोगों के रोज़गार चले गए, लोगों के साथ ये हो गया, सिर्फ और सिर्फ गलत नहीं है। आप वर्ल्ड से कंपेयर करके जब इंडिया की इकोनॉमी को देखोगे तो आप देखोगे कि वहाँ पर राइज हुआ है, और जीडीपी वगैरह ये जो टर्म्स हैं हमारे, जैसे जीडीपी के टर्म्स हैं, हमारे फैक्ट्स हैं जो अर्लियर लोन वगैरह को लेकर हैं, या जो इस वक्त हमने अर्निंग की इस ईयर में आफ्टर पेंडेमिक, जैसे लोगों को मेडिसिन्स वगैरह पहुंचाई, लोगों को वैक्सीनेशंस वगैरह पहुंचाई, तो उनसे हमने जो वैक्सीन्स पहुंचाई उनसे हमने कितना अर्न किया, या जो आजकल रेट चल रहा है जैसे डॉलर और रुपीज़ का जो आप एक कंपेयर देखते हैं, तो डॉलर और रुपी का जो कंपेयर आप देखते हैं, इससे रिलेटेड ये चीज़ आपको ध्यान रख सकते हैं कि हम किस लेवल पर इस वक्त अपनी इकॉनमी में हैं। तो वहाँ पर आप फैक्ट्स को रखिए कि ये फैक्ट्स हैं जिसकी वजह से हमारी इकनॉमी राइज करी है या हमारी इकनॉमी फॉल की है। और अगर इकनॉमी फॉल की है तो वो फॉल नहीं एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पर पेंडेमिक था, तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम ये नहीं कहेंगे कि जैसे मान लीजिए मेरी सपोज कोई पर्सन है जिसकी जॉब चली गई, अब क्योंकि वहाँ पर पेंडेमिक है, उसकी जॉब अगर चली भी गई तो फिर उसने उस एज में जब दोबारा उसने रीज्वाइनिंग की किसी जॉब में, तो अब जो मार्केट का प्राइस है जो उसको मिल रहा है आज कंपेयर टू अदर्स, वो कितना है। सपोज कीजिए किसी पर्सन की सैलरी पहले 50,000 थी, अब उसको ओनली 30,000 मिल रही है। मे बी पॉसिबल ड्यू टू पेंडेमिक उसको ये जॉब स्विच करके इतना मिल रहा है, जस्ट बिकॉज क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो लॉस में गई, अब उसे इतना मिल रहा है। लेकिन अगर आप उसे कंपेयर करें औरों से, तो सेम फील्ड में मे बी पॉसिबल किसी को उससे भी कम मिल रहा हो, तो आई थिंक ही इज़ इन अ बेटर पोजीशन नाउ। तो ये सारी चीज़ें आपको कंपैरिजन वाला, यहाँ पर कंपेयर आपको सबसे ज़्यादा करना है, कंपेयर करना है विद द फैक्ट्स, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगी। तो इसके लिए आपको एक अच्छी नॉलेज होना ज़रूरी है। आयुष्मान भारत, देन गवर्नमेंट स्कीम, जैसे कि मैंने आपको बताया गवर्नमेंट स्कीम एक बहुत अच्छा यहाँ पर टॉपिक है, जहाँ से आपको डेफिनेटली, मैं ये तो नहीं कहूँगी डेफिनेटली, बट मे बी पॉसिबल, बहुत चांसेस है कि आपको यहाँ से वो मिल सकता है। इसलिए जितनी भी स्कीम अभी आई हैं करंट पे, आप सब स्कीम को पढ़िए, उनके पॉइंट्स को पढ़िए, एंड दोज विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन योर एग्जाम। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ऑफ कोर्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो भी चेंज हुई है, वर्क फ्रॉम होम के क्या चैलेंजेस हैं और क्या बेनिफिट्स हैं, क्या उसके लॉस हैं, क्या उसके डिसएडवांटेज हैं, कौन कितना अवेयर है वर्क फ्रॉम होम से, और वर्क फ्रॉम होम उनकी कैसी हैबिट्स में चेंज लेकर आ रहा है। तो वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स जो मैनेज हो सकते हैं। और आई थिंक क्योंकि CHSL का एग्जाम है, तो ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिस पे आपसे पूछा जा सकता है। तो आई फील कि आप ये जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताया, अभी और भी बताऊंगी, तो इनके पॉइंट्स आप लास्ट में जरूर एक बार बना लीजिए, क्योंकि अगर एग्जाम में इनमें से भी कोई टॉपिक आ गया, इनमें से ही कोई टॉपिक आ गया, तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, that will definitely going to be help you out very very precisely कि आपको अब ये आपको लिखना ही है। now the next, yes of course, यहाँ पर देखिए कुछ और टॉपिक आपको मिलेंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि विमेन सेफ्टी के बारे में, विमेन एम्पावरमेंट के बारे में, विमेन जो भी आजकल गेन कर रही हैं, जो भी उनकी उपलब्धियां हैं, वुमेन अचीवमेंट्स, विमेन की जो भी उपलब्धियां हैं, अचीवमेंट्स हैं नाउ डेज, वो सारी चीज़ें। देन ऑफ कोर्स अग्निवीर स्कीम, वॉर। अब वॉर किसकी बात आप जानते हैं अच्छे से कि वॉर इस वक्त जो यूक्रेन है, रशिया है, वहाँ पर वॉर है, और उसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, मतलब इफ़ेक्ट्स ऑफ वॉर। वॉर तो हो जाते हैं, जंग तो हो जाती हैं, लेकिन फिर उससे कितने नुकसान हैं। ऑब्वियसली कोई भी नहीं चाहता कि उसके देश में वॉर हो, और वॉर की वजह से कितने लोगों को परेशानियां, आप जानते हैं कि सोल्जर अपनी पूरी लाइफ समर्पित कर देता है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो वो सारी चीज़ें वॉर से
पब्लिक का भी एज वेल एज आर्मी का भी, इनफैक्ट पूरी कंट्री को कितना ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाता है, कितना, इनफैक्ट सिर्फ कंट्री ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं ना कहीं वो भी वहाँ पर इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो वो कितना इफेक्टिव है, कितना गलत है, वो उसकी वजह से जो पॉल्यूशन फैलता है, वो सारी चीज़ें, तो वो सब, वॉर एक बहुत ही गलत चीज़ है देखा जाए तो। लेकिन बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं जब उसको करना कोई दूसरा मजबूर कर देता है। तो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं वॉर के, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, इनफैक्ट इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, तो वो सारी चीज़ें। साइबर क्राइम जो आजकल सबसे ज़्यादा चल रहा है, साइबर क्राइम जो एक बहुत ही गलत चीज़ है। लोग बेचारे जो बहुत सारी चीज़ों में अवेयर नहीं है, इनफैक्ट अवेयर भी हैं, तो आजकल वो कुछ ऐसी टेक्टिक्स को वो लोग फॉलो करते हैं कि जिसकी वजह से अच्छा खासा इंसान भी प्रॉब्लम में आ जाता है। पता नहीं कब किसका माइंड सेटअप कैसा है, किसका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, और उसमें उस चीज़ में उस प्रॉब्लम में वो इन्वॉल्व होकर अपने गलती कर बैठता है, और अब उसके सारे जितने भी उसकी प्रॉपर्टी है या कभी कभी जो उसकी सेविंग्स होती हैं वो चली जाती हैं, जो उसके लिए कितने वैल्यूएबल हैं। तो साइबर क्राइम से सिर्फ और सिर्फ मनी का लॉस नहीं होता, मेंटली भी बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो वो सारी चीज़ें, साइबर क्राइम को कैसे ओवरकम किया जा सकता है, साइबर क्राइम को कैसे आप कह सकते हैं कि इरेडिकेट किया जा सकता है, या फिर साइबर क्राइम से किन लोगों को किस तरह से लॉस को फेस करना पड़ता है, तो उससे रिलेटेड टॉपिक भी आपको मिल सकता है। एंड दिस कैन बी द टॉपिक ऑफ लेटर एज वेल। तो ये लेटर का भी हो सकता है जिसको आपको अवेयर करने के लिए आ जाए, तो इस तरह से। नाउ दिस टॉपिक व्हाट आई फील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज, वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी टुडे। We know that democracy is for the people, to the people, by the people, but democracy आजकल के डेट में डेमोक्रेसी का लोग क्या उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, या क्या डेमोक्रेसी को वो वैल्यू दे रहे हैं या नहीं, या डेमोक्रेसी का मीनिंग आज के लिए, आज के सिनेरियो में जहाँ पर हम लोग बहुत सारी चीज़ों को देख पा रहे हैं। अगर आप करंट में, अगर आप नॉलेज में, सॉरी अगर आप न्यूज़ में देखते हैं, तो न्यूज़ में ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आजकल डिस्कस किए जा रहे हैं। तो ये आपको बहुत ज़्यादा अपने माइंड में रखना है कि डेमोक्रेसी की आज क्या वैल्यू रह गई है। इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन को हम कितना ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ लिखा है क्या वो सही है या नहीं, क्या उसमें चेंजेस की वाकई ही रिक्वायरमेंट है, क्या हिस्ट्री को वाकई ही बदला जाना चाहिए। अब जैसे हिस्ट्री की लोग डिमांड कर रहे हैं दैट न्यू हिस्ट्री शुड बी फॉर्म्ड, तो वो सारी चीज़ें जो आप देखना चाहते हैं वो भी कहीं ना कहीं आपके टॉपिक से पूछी जा सकती हैं, बिकॉज दे जस्ट वॉन्ट द व्यूज़ ऑफ पब्लिक। तो और आप उनके लिए एक पब्लिक का बहुत बड़ा फेस है, तो शायद वो आपसे ये चीज़ के बारे में जानना चाहें। रोल ऑफ स्टूडेंट्स इन इरेडिकेशन ऑफ ड्रग्स, जो स्टूडेंट्स का रोल रहता है इरेडिकेशन ऑफ ड्रग्स में। ओब्वियसली हम सब चाहते हैं कि ड्रग्स को इरेडिकेट कर दिया जाए, बट हमने ऑन द अदर हैंड ये भी देखा है कि आजकल स्टूडेंट्स ही इस सारे पॉइंट्स में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। ड्रग्स में बहुत ज़्यादा यूथ इन्वॉल्व है। हमने अपने आंखों से अभी थोड़े दिन पहले कुछ एग्जांपल्स भी देखे। तो वो सारी चीज़ों को कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स या इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूथ एंड ड्रग्स, तो यहाँ पर इरेडिकेशन से भी आ सकता है एज वेल एज इन्वॉल्वमेंट से भी आ सकता है कि क्या रोल है उनका इरेडिकेट करने का और क्या रोल है उनका इन्वॉल्वमेंट का ड्रग्स में। अनएम्प्लॉयमेंट तो आप जानते हैं कि बहुत पुराना टॉपिक हो गया कि सबके साथ बना हुआ ही है। तो इन्वॉल्वमेंट की अगर अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें, सोशल मीडिया वो कितना बून है या बेन है, मतलब वरदान है या फिर श्राप है, तो वो सारी चीज़ें आपको उसके लिए भी दे सकते हैं। तो ये भी एक डिबेटिक काइंड ऑफ टॉपिक हो जाएगा। सोशल मीडिया से रिलेटेड और भी चीज़ें हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। सोशल मीडिया को ही साइबर क्राइम से रिलेट भी किया जा सकता है, तो इसके पॉइंट्स आपको पता होने ज़रूरी हैं। देन सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन, ऑब्वियसली आजकल सब कह रहे हैं कि प्लास्टिक को बैन करिए, प्लास्टिक बैन हो भी चुका है, और लेकिन सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन होना चाहिए या फिर ओवरऑल प्लास्टिक को बैन करना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आप मेंटेन कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं। पोल्यूशन, जैसे कि आपने देखा पोल्यूशन के बारे में पहले भी बात की जा चुकी है, तो ये टॉपिक बन सकता है फिर से, या क्या किया जा सकता है पोल्यूशन को ओवरकम करने के लिए। तो ये जब कोई एक टॉपिक आता है ना, तो उससे सिर्फ ये नहीं आता कि आपको पोल्यूशन के बारे में पूछा जाए। जैसे लास्ट टाइम कंट्रोल के बारे में पूछा गया है, आपसे क्या पूछा जा सकता है कि पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, या पोल्यूशन से क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। सोशल टॉपिक भी हो जाता है, ये कॉमन टॉपिक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। आई थिंक दिस कैन बी रिटन इन वेरियस फॉर्मेशंस।
वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन, नाउ दिस वन इज अगैन वेरी इंपॉर्टेंट नाउ अडेज। ये अगैन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के दिनों में कि एक नेशन का एक ही कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। आज वी हैव सीन रिसेंटली कि हमारे इंडिया में जो जम्मू कश्मीर है उसको भी ऐड ठीक से कर लिया गया, प्रॉपरली ऐड कर लिया गया। लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर वो टेरिटरीज बन गई, यूनियन टेरिटरीज, तो उनको जब इन्वॉल्व किया गया, अब हमारा वन नेशन है, वी कैन से वन नेशन। तो क्या इस वन नेशन का वन कॉन्स्टिट्यूशन भी होना चाहिए, तो उनको कोई भी चेंजेस उसमें ना रहे, सबके लिए कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, सबके लिए कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन हो, अब तो उससे रिलेटेड भी एक पॉइंट आ सकता है। या देखिए रिलीजियसली वैसे मैं मैटर को नहीं इन्वॉल्व करना चाहती, बट फिर भी जैसे रिलीजियसली आजकल कंट्री में सेकुलरिज्म पर बात हो रही है, हालांकि मैं ये नहीं कहूँगी कि इसके बारे में टॉपिक पूछा जा सकता है, बिकॉज ये एक ऐसा होता है ना, डिबेटिक पॉइंट है, और इसमें किसके कितने व्यूज़ हैं, क्या व्यूज़ हैं, वो वहाँ पर सबका अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, तो हम उसको नहीं कह सकते, बट फिर भी कुछ चीज़ें अगर माइंड में कर ली जाए तो कोई बुराई नहीं है। फिर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, अब क्योंकि पोल्यूशन को ओवरकम करना है, उसी के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को भी लॉन्च किया जाता है, द फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो उसका फ्यूचर क्या होगा ट्रांसपोर्ट पे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पोल्यूशन को ओवरकम करना है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द सॉल्यूशंस फॉर दैट। तो यहाँ से भी आपसे पूछा जा सकता है, और अभी आपने देखा कि बहुत सारी इलेक्ट्रिक बसेस को भी इनॉग्रेट किया गया, बट उसी पे अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं जो लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं, नॉट लोगों को बट जो गवर्नमेंट है उनमें उसी को लेकर शायद को डिस्प्यूट भी है, तो वो सारी चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ईडी और इनसे रिलेटेड आपने देखा बहुत सारे ईडी है, एनसीबी है, सीबीआई है, तो इनका क्या रोल होता है सारी चीज़ों में, तो वो सारी चीज़ों भी कहीं ना कहीं फोकस करी जा सकती हैं। यू शुड लुक ओवर दैट वंस ओनली, है ना। आर ड्यूटी टुवर्ड्स सीनियर सिटीज़न, हमारी क्या ड्यूटी है सीनियर सिटीज़न की तरफ। अब सीनियर सिटीज़न की अगर हम बात करें तो रिसेंटली आपने देखा रेलवे में से उनके लिए जो पहले एक छूट होती थी टिकट में, वो हटा दी गई, बट उससे उनका क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हुआ, या ऐसा क्यों किया गया, तो वो सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी होंगी। और ये सारे जो फैक्ट्स हैं, देखिए आपके व्यूज़ क्या हैं किसी चीज़ को लेकर। मान लीजिए मेरे व्यूज़, सपोज कीजिए मैं एक बेसिक सा आपको एग्जांपल देती हूँ। आजकल अगर हम देखें तो पॉलिटिकली बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं कि भाई हम बीजेपी के साइड हैं, या हम कांग्रेस के साइड हैं, या हम आप के साइड हैं, तो ये सारी चीज़ें जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं वहाँ पर उससे मतलब नहीं होता, वहाँ पर उनको फैक्ट्स चाहिए, तो आपको वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स को ही प्रेजेंट करना है। आपको अगर बीजेपी अच्छा नहीं लगता तो ऐसा ना हो कि आप भर भर के उनके लिए बुराई कर रहे हैं, जो भी होता है जो फैक्ट्स हैं। अगर मुझको बीजेपी पसंद है तो ऐसा भी नहीं कि मैं बीजेपी की सिर्फ अच्छाई है वहाँ पर करूँगी, बट मैं फैक्ट्स पे बात करूँगी। तो फैक्ट्स पे अगर आप बात करेंगे तो वो सारी चीज़ें आपके एग्जाम में आपके एस्से को एक्सप्रेसिव बनाएंगी। रादर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को वहाँ पर लगाइए, लिखाइए, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को जब रख सकते हैं जब आप अपने फैक्ट्स में ट्रू हो। तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को भी अगर प्रेजेंट कर रहे हैं तो उन फैक्ट्स को लेकर आइए जिससे आप अपने पॉइंट्स को प्रूव कर सकें। तो वहाँ पर दे ओनली वांट पॉइंट्स, दे डोंट वांट योर हेट्रेड एंड योर लव फॉर एनीवन। ओके तो ये हमारे कुछ एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं। आई थिंक आप इस पे अगर प्रिपेयर करेंगे तो दे विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन फॉर्मिंग द एस्से और लेटर इन योर एग्जाम। नाउ अब हम एक ऐसे यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम अब एक ऐसी कॉपी को यहाँ पर देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में एक पर्सन की, एक स्टूडेंट की लिखी हुई कॉपी है, अपनी लिखी हुई कॉपी है, तो उसका एक सॉल्व्ड शीट मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाली हूँ। तो लेट्स हैव अ लुक ओवर दैट। देखिए ये प्रीवियस ईयर की सॉल्व्ड एग्जाम शीट है एक स्टूडेंट की, उसको अच्छा उसने स्कोर किया है, तो उसी को हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए आपको इस तरह की शीट वहाँ मिलती है जैसे कि मैंने आपको बताया था। ये अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर जो एस्से है वो लिखा हुआ है। अब एस्से का टॉपिक क्या था वो मैं आपको बता देती हूँ। पॉल्यूशन कंट्रोल इज़ द ओनली इज़ द सॉल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम, इज़ द ओनली आंसर टू आवर प्रॉब्लम्स। ये हमने अभी देखा था ना, जो लास्ट आई थिंक ये 2019 में आया हुआ टॉपिक है, तो ये वही वाला आई थिंक 2019 में ही आया हुआ ये टॉपिक था आई थिंक। तो ये जो हमने अभी पढ़ा था पीछे, तो उसी को उन्होंने हिंदी में लिखा हुआ है। हिंदी में कैसे लिखा है, भारत सरकार, अभी हम अगर इसमें देखें ना कि इनका
जो स्कोर रहा है वो कितना रहा है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले ये देखिए, भारत सरकार द्वारा आयोजित जनगणना 2011 के आंकड़ों ने यह स्पष्ट किया कि भारत 121 करोड़ जनसंख्या के साथ, जो कि विश्व की लगभग 17.5% है, संपूर्ण विश्व में द्वितीय स्थान पर है, जो कि एक विकासशील देश के लिए विकासशील देश के लिए एक मिनट, अच्छा एक सेकेंड, सॉरी, मैं अगर यहाँ पर देखूँ टॉपिक थोड़ा सा चेंज है, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। ये पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं है, दिस इज पॉपुलेशन कंट्रोल। ये हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल वाला एस्से है, वहाँ पर भी जो हमने एस्से देखा था दैट वाज पॉपुलेशन कंट्रोल, नॉट पॉल्यूशन, दिस इज पॉपुलेशन। ये आपका पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं है, दिस इज पॉपुलेशन कंट्रोल। तो पॉपुलेशन कंट्रोल में क्या दिया हुआ है, जो इन्होंने लिखा है इससे, भारत सरकार द्वारा आयोजित जनगणना 2011 के आंकड़ों ने यह स्पष्ट किया है कि भारत 121 करोड़ जनसंख्या के साथ, जो कि विश्व की लगभग, ये हमने अभी पढ़ा था, चिंता का विषय है। जनगणना में होने वाली यह आकस्मिक वृद्धि भारत के विश्व गुरु बनने के सपने में एक बाधा है। अब देखिए इन्होंने, क्योंकि नेक्स्ट पैराग्राफ पे आना है, तो नेक्स्ट पैराग्राफ में इन्होंने लिखा, जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ अनेक परेशानियां भी उत्पन्न होती हैं, जैसे बेरोजगारी, कुपोषण, उपलब्ध भोजन की कमी, पारिवारिक तनाव आदि। बाजार में भोजन की अत्यधिक मांग अन्य विकारों को भी जन्म देती है, जैसे महंगाई, मिलावट, कालाबाजारी आदि। इन सभी का प्रत्यक्ष दुष्प्रभाव मानव के जीवन स्तर पर पड़ता है, जिस कारण यह जिस कारण वह झोपड़े, कच्चे मकानों में रहने को विवश होता है तथा उसकी आने वाली पीढ़ी शिक्षा, रोजगार व पोषण के आवश्यक स्तर को प्राप्त नहीं कर पाती। ऐसे में सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं जैसे बच्चे दो ही अच्छे, ये जैसे कि हमने देखा कि एक स्लोगन भी दिया हुआ था, तो इन्होंने डायरेक्ट उस स्लोगन को लिखा है। इट मीन्स ये अपने फैक्ट्स में बहुत क्लियर हैं, इन्होंने फैक्ट्स को अच्छे से प्रिपेयर किया है। हम दो, हमारे दो, सभी तरीके से क्रियान्वित नहीं हो पाती। गांधी जी का कहना है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को उसकी उचित आवश्यकताएं समझाना व इस हेतु उसे परिवार नियोजन के लिए प्रेरित करना है। अतः तकनीकी के इस अपार संभावनाओं वाले युग में मनुष्य को अपने जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु सरकार की योजनाओं को अधिकाधिक प्राप्त करें व समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे भ्रूण हत्या, जो कि बेटियों का नाशक है, को हटाएं व लिंग अनुपात 943 के स्तर को भी सुधारें। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह जनसंख्या महत्व को समझे व एक श्रेष्ठ और उन्नत समाज बनाने में सक्रिय भागीदार बने। तो आप देख सकते हैं कि इनको 40 मार्क्स यहाँ पर गेन करने के लिए मिले, मतलब ही गॉट 40 मार्क्स इन दिस। तो 40 मार्क्स, और देख सकते हैं कि अच्छा इन्होंने ऐसे लिखा है। स्पेशली इन्होंने क्या किया है कि जो हमारे वर्ड्स हैं उनका बहुत अच्छा यूज़ किया है। जो वर्ड्स हैं मतलब बहुत सही शब्दों को उन्होंने यहाँ पर यूज़ किया है, जिससे इनका ऐसे और ज़्यादा एक्सप्रेसिव बना है। प्लस फैक्ट्स को लिखा है, बॉक्स में लिखा है, और सारी चीज़ें बिल्कुल करेक्ट है, मतलब दे आर ही इज़ ट्रू टू हिज वर्ड्स एज वेल। और यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट्स अच्छे अच्छे इन्होंने लिखे हैं और बिल्कुल ब्लॉक्स में अपने वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए लिखा है। अब नेक्स्ट देखते हैं लेटर में जो इन्होंने लिखा है। ये शीट इन्होंने छोड़ दी क्योंकि ये अपना वर्ड्स को कंप्लीट कर चुके हैं, तो एक्सीड ना हो जाए। अब अगर इसमें देखें तो जो इन्होंने लेटर इनको मिला था
उसके लिए इन्होंने क्या लिखा है वो भी देख लेते हैं। CGO कॉम्प्लेक्स, वहाँ पर हमने देखा था CGO कॉम्प्लेक्स में दे रखा था लोधी रोड नई दिल्ली, और ये एड्रेस लिखा इन्होंने पहले। फिर 29 सितंबर, अब देखिए ये एड्रेस हो गया, फिर एक लाइन छोड़कर इन्होंने डेट लिख दी, फिर इन्होंने सीधे अपने सैल्यूटेशन पे आ गए। आप इस बीच में अपना जो विषय है उसको भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट को लिख सकते हैं। तो प्रिय नमन, तुम्हारा पत्र पाकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुम बोर्ड परीक्षा में 92% अंक लाए हो। मम्मी पापा भी तुम्हारे इस परिणाम से बहुत खुश हैं, अतः हम आशा करते हैं कि तुम इसी तरह 12वीं का भी परिणाम लाओ। इस हेतु मैं तुम्हें आजकल समाज में व्याप्त सेल फोन के दुष्प्रभावों से, अब देखो सेल फोन इन्होंने एक ही साथ रखा है इसको, दुष्प्रभावों से अवगत करवाना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि तुम इन दिनों सेलफोन का अत्यधिक इस्तेमाल करते हो। नमन, आज तकनीक का स्तर इतना है कि विद्यार्थी सेलफोन का इस्तेमाल गेम्स, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि घंटों तक करते रहते हैं, जो कि उनकी शिक्षा में एक बाधा है। इसलिए मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम कम व उचित कार्य के लिए इस्तेमाल करो। अब देखिए सिर्फ यहाँ पर शुभदिया शिवानी, जो इन्होंने लास्ट में इसको एंड किया, सिर्फ और सिर्फ समझाया है और इस चीज़ की भी सराहना की है कि उन्होंने एक अच्छा अपना स्कोर किया है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा एक स्टाइल है उनकी राइटिंग का, और आप भी इस स्टाइल से अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आप सबको आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सोचते हैं कि आप अपना अच्छे से अच्छा वहाँ पर दे सकते हैं। थैंक यू क्लास, नमस्कार। अगर मेरी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको आपके एग्ज़ाम में हेल्प आउट करती है तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात होगी, बहुत ज़्यादा प्रसन्नता की बात होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। नमस्कार।